हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th में एसएसटी पढ़ेंगे और हम पॉलिटिकल पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नेम है संस्थाओं का कामकाज और ये हमारा पार्ट बी है। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हम इसमें समझते हैं संसद में चुने जाने के लिए अनिवार्य योग्यताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो वह व्यक्ति जो संसद में चुनने के लिए चुनाव लड़ रहा है। उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो और वह दिवालिया ना हो। यह संसद में चुने जाने के लिए अनिवार्य योग्यताएं हैं। अगला है भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए अनिवार्य योग्यता। यहाँ राष्ट्रपति नहीं लिख रहा है, लिख लीजिएगा। तो सबसे पहली योग्यता कि वह भारत का नागरिक हो, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए इलेक्शन हो रहा है, चाहे राष्ट्रपति का चाहे प्रधानमंत्री का, लेकिन सबसे पहली योग्यता तो उसमें यही होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक ना हो। अब दूसरी योग्यता राष्ट्रपति के लिए चाहिए कि उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष से अधिक हो और वह दिवालिया ना हो। सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभप्रद पद पर कार्यरत ना हो। लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। यह सभी योग्यताएं राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए। राष्ट्रपति की शक्ति और अधिकार। राष्ट्रपति भारतीय सेना का कमांडर होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, गवर्नर, चुनाव आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को फांसी की सजा से छुड़ा सकता है अगर उन्हें लगता है तो। ऐसा नहीं है कि हर किसी को छुड़ाया जा सकता है। कोई भी कानून बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पास नहीं हो सकता, यानी कि राष्ट्रपति का होना बहुत ज़रूरी होता है। भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार। कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय, विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी रखना, मंत्रियों के कामों का वितरण, किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार, ये सभी प्रधानमंत्री के अधिकार हैं। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते क्योंकि वह उनकी टीम का कौन होता है, लीडर होता है। विधानसभा। भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा, कहने का मतलब विधानसभा भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को संसद व राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना होता है। राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में कुछ डिफरेंस है, 3 छोटे छोटे से सिंपल से, कि राजनीतिक कार्यपालिका एक निश्चित अंतराल के लिए नियुक्त होती है, लेकिन स्थायी कार्यपालिका लंबे समय तक नियुक्त होती है, यानी कि जैसे उनकी एक सरकारी कर्मचारी की समय सीमा होती है 60 वर्ष 62 वर्ष, उसके अकॉर्डिंग। राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव लोग करते हैं, लेकिन स्थायी कार्यपालिका का चुनाव नहीं होता, वो एग्जाम पास करके आना होता है। राजनीतिक कार्यपालिका, इसके लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन स्थायी कार्यपालिका के लिए हमें जो है शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हमारा पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। न्यायपालिका को समझते हैं। न्यायपालिका संवैधानिक संस्था होती है जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों का निपटारा करने का अधिकार होता है। पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय काम करती है, राज्यों में उच्च न्यायालय और जिला स्तर पर जिला अदालत कार्य करती है। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना पड़ता है। न्यायपालिका के न्यायाधीश को नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। न्यायपालिका के अध्यक्ष को हटाने के लिए दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, उसके बाद उसको हटाया जा सकता है। न्यायपालिका और इसके अधिकार। न्यायपालिका एक संवैधानिक स्वतंत्र संस्था होती है। इसके पास न्याय करने का अधिकार होता है, विवादों को जो है निपटाने का भी अधिकार होता है। संसद के गलत कानून बनाने पर न्यायपालिका उस कानून पर रोक लगा सकती है, यानी कि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। सर्वोच्च न्यायालय देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, 2 या उससे अधिक राज्यों की सरकारों के बीच, केंद्र और राज्य के बीच विवादों की सुनवाई करता है। कौन करता है ये सभी? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ली जाती है। न्यायपालिका सरकार के कार्य और कानून पर पुनर्विचार कर सकती है। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्र उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करती है। न्यायपालिका जजों के हटाने और नियुक्त करने में स्वतंत्र है। भारतीय कानून 2 भागों में बटे हैं, पहला है दीवानी मामले और दूसरा है फौजदारी मामले। तो समझते हैं, सिविल न्यायालय भूमि, संपत्ति और अधिकारों को संबद्ध मामले जो होते हैं वहाँ पर सुनवाई होती है। फौजदारी मामले यानी कि लूट, चोरी, अन्य अपराधों से संबद्ध मामले यहाँ सुने जाते हैं। कहने का मतलब दीवानी मामले, सिविल न्यायालय एक ही चीज़ है। तो सरकार के किसी कार्यकलाप से मानव अधिकार और लोगों की रुचि हित प्रभावित होते हैं तो कोई भी न्यायालय की शरण में जनहित याचिका दायर करके वहाँ जा सकता है और न्यायालय सरकार और सक्षम अधिकारी को निर्देश दे सकता है कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें। इस तरह से हमने संस्थाओं के कामकाज को समझा। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।